नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में हमने कॉन्स्टिपेशन या कब्ज क्या है और किस तरह से उससे छुटकारा पाया जा सकता है इसके बारे में बात करी। तो उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो बहुत रिलेवेंट है। आज हम बात करेंगे एनाल फिशर या फिशर इन एनो, जो एक बहुत ही पेनफुल एनोरेक्टल डिजीज़ है। तो इसके क्या कारण होते हैं, क्या क्या सिम्टम मिलते हैं और किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बार बार इसकी रिकरेंस नहीं हो, इसे प्रिवेंट किस तरह से किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एनाल फिशर या फिशर इन एनो क्या है? तो जो एनस की लाइनिंग होती है उसमें एक स्मॉल टीयर या जो कट होता है, जस्ट लाइक ए पेपर कट, वो ही एनाल फिशर होती है। पर टिपिकली क्या होता है कि जो ये कट या टीयर होता है ये एक्सटेंड कर जाता है इंटरनल एनाल स्फिंक्टर। इंटरनल एनाल स्फिंक्टर को इस तरह से समझते हैं कि ये जो एनस है या जो मलद्वार है उसके चारों तरफ सर्कुलर रिंग में जो मसल्स होती हैं वो ही एनाल स्फिंक्टर होती हैं। जो इनसाइड होती हैं उनको इंटरनल एनाल स्फिंक्टर कहते हैं और जो आउटसाइड होती हैं उनको एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर कहते हैं। अब जब ये फिशर एक बार डेवलप हो जाती है तो जो इंटरनल एनाल स्फिंक्टर होता है उसमें स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म का मतलब है इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, या वहाँ पर उन मसल्स में टाइटनेस हो जाती है, जिसके कारण पहला तो क्या होता है कि वो जो टीयर है वो आगे बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। वहाँ पर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण प्रॉपर हीलिंग नहीं होती है और पेन बहुत होता है। अब अगर फिशर को देखें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो 5 में से 1 व्यक्ति को अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी होती है। फीमेल्स में ये ज़्यादा मिलता है, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान, और पोस्ट डिलीवरी इसके केसेस ज़्यादा मिलते हैं। परंतु ये ऐसी कंडीशन है कि लोग इसके बारे में बात करने में एम्बेरस फील करते हैं, वो किसी से डिस्कस नहीं करते हैं और साइलेंटली इस प्रॉब्लम से सफ़र करते रहते हैं। तो हमारा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि यदि इस तरह की समस्या से आप सफ़र कर रहे हो तो आपको इससे सफ़र ना करना पड़े, आपको इससे परेशानी ना हो। तो जब ये फिशर या जो ये कट है लेस देन 6 वीक ही है तो इसको हम एक्यूट फिशर कहते हैं। जब ये 6 वीक या फिर 1.5 महीने से ज़्यादा तक ये सिचुएशन या कंडीशन बनी रहती है तो हम इसे क्रॉनिक फिशर कहते हैं। आयुर्वेद में इसे परिकर्तिका कहा गया है। परि यानी कि ऑल अराउंड, कर्तिका या कर्तन मीन्स कटिंग या सोइंग, यानी कि जो कटिंग या सोइंग जैसा पेन जहाँ होता है उसे परिकर्तिका कहते हैं। अब जब गुदा या एनस में पेन होता है तो इसे गुदा परिकर्तिका या एनाल फिशर कहते हैं। सेपरेट डिजीज के रूप में इसका वर्णन नहीं है। कुछ डिजीज के कॉम्प्लिकेशन और थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के कॉम्प्लिकेशन या उपद्रव के रूप में ये वर्णित है। अब इसके कोजेज या कारण क्या होते हैं? तो 2 टाइप के कारण हो सकते हैं। प्राइमरी कोजेज हो सकते हैं और सेकेंडरी। सो प्राइमरी कोजेज में पहला है कॉन्स्टिपेशन या जो कब्जी है। दूसरा है स्ट्रेनिंग, यानी कि मल त्याग के समय आप जोड़ लगाते हैं। तीसरा हार्ड या सख्त स्टूल है। स्टूल जो है या मल जो है उसकी साइज बड़ी है या लार्ज स्टूल। जो मल त्याग का वेग है या जो अर्ज है उसको आपने सप्रेस कर दिया है उसके कारण। तो जब आप अर्ज को सप्रेस करते हो उस टाइम क्या होता है कि जब मल रेक्टम में आता है, रेक्टम वो पार्ट है जो मल द्वार से ऊपर का पार्ट होता है, तब ये सेंसेशन होते हैं कि हमें मल त्याग के लिए जाना होता है। बट जब हम राइट सिचुएशन नहीं पाते हैं तो हम उस वेग को होल्ड कर सकते हैं। जब हम इसको होल्ड करते हैं तो क्या होता है, चूँकि मल वहाँ रेक्टम में है तो वहाँ से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और मल जो है वो बहुत सख्त या ड्राई हो जाता है। इसके अतिरिक्त लेस कॉमन है, परंतु फॉरेन बॉडी के इंसर्शन से, एनीमा के टाइम, इसकी वजह से भी हो सकता है। सेकेंडरी में क्या क्या है कि कांस्टेंट इरिटेशन किसी कारण से वहाँ पर है, जैसे कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डायरिया या जो दस्त हैं वो हुए हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज या IBS इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, इनके कारण भी फिशर हो सकती है। अब फिशर में सिम्टम या लक्षण क्या क्या मिलते हैं?
तो बहुत ही शार्प कटिंग और टियरिंग पेन होता है ड्यूरिंग और आफ्टर डेफिकेशन, यानी कि मलत्याग के समय और मलत्याग के बाद। अब ये कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक बना रहता है और कुछ कुछ लोगों में ये पूरे दिन जो है फील होता रहता है। बर्निंग सेंसेशन वहाँ मिलता है आफ्टर डेफिकेशन। किसी किसी में अराउंड एनस या मलद्वार जो है वहाँ पर ईचिंग मिलती है। म्यूकस ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है, किसी किसी में ब्लड के साथ स्टूल लग के आता है और बिल्कुल फ्रेश ब्लड जो है इसीलिए ब्राइट रेड होता है। स्मॉल एनल बम्प या फिर स्मॉल जो स्किन टैग है वो वहाँ मिल सकता है। और एनाल स्पाज्म जो हमने बात करी थी कि इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन जो है स्फिंक्टर में है वो मिलता है। तो मैनेजमेंट क्या हो, तो इसके लिए देखिए हमारा गोल क्या है। एक तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करना, स्टूल जो है वो हार्ड नहीं हो, सॉफ्ट हो, और तीसरा है जो स्पाज्म हो रहा है उसको हम रिड्यूस करें ताकि वो टीयर आगे नहीं बढ़े। तो इसके लिए दो तरह के ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, पहला है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल। पहले बात करते हैं एक्सटर्नल की। पहला है सिर्च बाथ, जिसे आयुर्वेद में अवगाह स्वेद भी कहा गया है, यानी कि आपको जो एनएस वाला पार्ट है उसका सेक करना है। तो इसके लिए एक तो आफ्टर डेफिकेशन, मल त्याग के बाद आपको ये करना है। दिन में 2 से 3 टाइम अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक टब या ऐसा पात्र चाहिए जिसमें हमारे बटक्स जो है वो आसानी से आ सके। तो आप उसमें सुहाता सुहाता गर्म पानी ले लीजिए जिसमें आसानी से जो एनएस वाला पार्ट है वो पानी में रहे। उसमें आप फिटकरी डाल सकते हैं, एप्सम सोल्ट डाल सकते हैं या सिंपल पानी भी ले सकते हैं। इस सिज्ड बाथ के लिए यदि त्रिफला कषाय और पंचवल्कल कषाय आप ले सकते हैं तो वो दी बेस्ट है। अब जानते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। तो पहला तो है कि जब उसमें गर्म पानी में हम बैठते हैं और जब वहाँ का सेक होता है, जो स्पाज्म है वो कम होता है, यानी कि जो इंटरनल स्फिंक्टर की जो टोन है वो कम होती है, टाइटनेस वहाँ की कम हो जाती है, तो वो आगे टीयर और नहीं बढ़ता है। चूँकि उस कट या फिशर के क्लीनिंग होती है तो हीलिंग भी अच्छे से हो पाती है। उसके अलावा जो रेक्टम है वो रिलैक्स होता है जिसके कारण जो एनएस है उस पर प्रेशर भी कम हो जाता है। सिर्च बाथ के बाद अच्छे से ड्राई करके आपको जात्यादि घृत या जो तेल है जो बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों से बना है और इस घृत या तेल की जो हीलिंग प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छी होती है, तो उसको हम हमारे जो फिशर है उस पर अप्लाई करना है। यदि ये अवेलेबल नहीं है तो सिंपल जो गाय का घी है वो भी अप्लाई किया जा सकता है या अदर कोई आपके पास जो क्रीम है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इनको लगाने से देखिए क्या होता है, वहाँ पर एक कवरिंग हो जाती है, यानी कि प्रोटेक्टिंग लेयर जो है उस कट के ऊपर बन जाती है। दूसरा जो बर्निंग सेंसेशन है वो बिल्कुल कम हो जाता है और ये जो वहाँ पर घाव है उसको हील करने में हेल्प करता है। इंटरनल ट्रीटमेंट तो पहला है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, तो हमने जो वीडियो बनाए हैं डिटेल में उनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी इस बारे में मिलेगी। इसके अतिरिक्त द्राक्षादि कषाय, चिरबिलवादि लेह, गंधर्वहस्तादि एरंड तेल, इनका प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे गुग्गुलू हैं जिनका प्रयोग बहुत अच्छा रहता है, तो वो पेन में भी बहुत हेल्प करते हैं और अदर सिम्टम में भी। जैसे त्रिफला गुग्गुलू है, यदि वातोष बहुत बढ़ा हुआ है तो उसका प्रयोग अच्छा रहता है। केशोर गुग्गुलू जहाँ पर ईचिंग है, बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा है या जो पित्त दोष के लक्षण हैं वो ज़्यादा हैं तो वो अच्छा रहता है। सिगरू गुग्गुलू जहाँ पर डिस्कम्फर्ट है, स्वेलिंग है, यानी कि कफ दोष के लक्षण हैं, वहाँ पर वो अच्छा रहता है। जहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा मिलती है वहाँ पर लाक्षादि गुग्गुलू। तो इन सभी का जो प्रयोग है आपके सिम्टम के अनुसार जो है चिकित्सक के परामर्श से करना चाहिए। एक बात यहाँ और बता दें कि जब एक्यूट फिशर होती है तो जनरली सिर्फ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, सिर्स बाथ और एक्सटर्नल जो आप घृत या तेल अप्लाई कर रहे हैं उससे ही ये ठीक हो जाता है। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तब आप इंटरनल औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इसका बार बार रिकरेंस नहीं हो या रिलैप्स को किस तरह से प्रिवेंट करना है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट में चेंज करें। तो डाइट में आपको हाई फाइबर जो फूड है वो लेने हैं, यानी कि रेशेदार जो भोजन है वो अपनी डाइट में सम्मिलित करना है। इसके बारे में भी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमने पूरा एक वीडियो इस बारे में बनाया है, तो आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं।
आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई जो एक्सरसाइज है उसको ज़रूर सम्मिलित करें ताकि ऑर्गन्स जो हैं टोन रहें। कीगल एक्सरसाइज जो कि आपके जो पेल्विक फ्लोर है उसको स्ट्रेंथन करे, वो करी जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ योगासन जैसे बद्ध कोणासन, धनुरासन, विपरीत करणी, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए, बहुत बार ऐसी शिकायतें आती हैं लोगों की तरफ से कि फिशर हुआ, वो ठीक भी हो गया, लेकिन वो दोबारा क्यों हो जा रहा है। तो इसके लिए देखिए 2 ही मेन कारण है। पहला तो है कि वो जो फिशर या कट है वो प्रॉपर हील ही नहीं हुआ था। मीन्स जब हम कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, टेक केयर अपनी करनी शुरू करते हैं, तो हमको सिम्टम में रिलीफ आ जाता है, यानी कि मल त्याग के समय पेन नहीं है, बर्निंग सेंसेशन भी नहीं है, अच्छे से मल त्याग हो रहा है, तो हमें लगता है कि वो प्रॉपर हील हो गया है। लेकिन उस टाइम जब वो कट हील हो रहा होता है तो वो टिश्यू इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए होते हैं कि वो कोई बर्डन ले सकें। तो उस टाइम यदि कोई हार्ड स्टूल है या कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो प्रेशर से वो दोबारा कट हो जाता है और वो दोबारा फिशर हो जाती है। दूसरा कारण इसमें क्या होता है कि जो भी पॉजिटिव फैक्टर है वो वहीं के वहीं है। हमने सभी चिकित्सा ली, यानी कि निदान परिवर्जन नहीं किया, जिस कारण से हमें रोग हो रहा था वो वहीं है। अब इसमें भी 2 तरह से इसको समझते हैं। तो फिशर जो होती है वो स्पेसिफिक हो सकती है, जिसमें आपको कट दिख रहा है, लीजन दिख रहा है, तो आप अपनी समस्या बताते हैं तो चिकित्सक बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर फिशर है। दूसरा है नॉन स्पेसिफिक। उसमें क्या होता है, इनसाइड आप बहुत सारे सिम्टम फील कर रहे हैं, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, पेन हो रहा है, पूरे दिन आपको दिमाग में वही चल रहा है, बट जब चिकित्सक चेक करता है तो उसको बाहर ऐसा कोई भी लीजन या कुछ नहीं दिखता है, तो वो आपको ये बोलेगा कि बिल्कुल ठीक है, आपके दिमाग में हो गया है, तो आप और इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसे में देखिए क्या होता है, वहाँ पर कांस्टेंट इरिटेंट जो है वो मलद्वार के ऊपर के पार्ट में, जो हमने रेक्टम की बात करी, वहाँ आ रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत स्पाइसी फूड है या कोई इरिटेंट इनिमा है, उसकी वजह से वो आ रहा है। यानी कि आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो वहाँ पे दोष इकट्ठे हो रहे हैं, गड़बड़ शुरू हो गई है। अभी रोग बाहर किसी को नहीं दिख रहा है, बट आपको वो लक्षण आने शुरू हो गए हैं। तो अगर ऐसी बात है तो आप वहाँ पर जो है अपना प्रिवेंशन लेना शुरू कर दें, डाइट लाइफ स्टाइल बिल्कुल ठीक कर दें, तो ये आपको रिकर नहीं होगा। उम्मीद है आज की जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि वे भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ।